वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टडी पॉइंट बाय राहुल सर। आज मैं आप लोगों के साथ मौर्य एम्पायर डिस्कस करने वाला हूँ। मौर्य एम्पायर ये एसएससी एंड रेलवे के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मौर्य एम्पायर की बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन है यानी कालखंड है 322 बीसी से 185 बीसी तक के कालखंड में मौर्य एम्पायर जो था वो एग्जिस्टेंस में था। इसके अलग अलग स्रोत भी हमारे पास अवेलेबल है जिनसे हमको ये पता चल सकता है कि इस एम्पायर की एग्जिस्टेंस पहले थी। अगर साहित्यिक सोर्सेस की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स है अर्थशास्त्र। उसके बाद हमारे पास पुराण है, मुद्रा राक्षस नामक नाटक है और बौद्ध तथा जैन ग्रंथ है। विदेशी विवरणों की बात करें तो हमारे पास विदेशी विवरणों में सबसे बड़ा है मेगास्थनीज, स्ट्रैबो और कार्टियस के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। और अगर मैं पुरातात्विक साक्ष्य की बात करूं तो हमारे पास अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ के अभिलेख और इसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट भवन, स्तूप और गुफाएं अवेलेबल हैं। तो हमारे पास ये कहा जा सकता है कि बहुत सारा ऐसा मटेरियल अवेलेबल है जिससे हम ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की एग्जिस्टेंस यहाँ पर थी। अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की जो फैमिली ट्री है जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है उसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आया वो है बिंदुसार, एंड देन अशोक, एंड देन अशोक के बाद महेंद्र, संघमित्र, कुणाल और तिवारा। ये सारे के सारे जो आपको नाम दिख रहे हैं, क्या ये इतने में ही मौर्य साम्राज्य सीमित था? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वो नाम है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मौर्य साम्राज्य की मैं बात करूं तो इसके बारे में, इसकी स्थापना की मैं बात करता हूं तो चौथी शताब्दी के ईसा पूर्व में मगध में नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। साक्ष्यों से पता चलता है कि धनानंद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर इस नंदवंशी शासक धनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। लोग साक्ष्यों से पता चलता है कि इसकी माता का नाम मूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य। इसीलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। इसके जाति और वर्णों को लेकर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं। लोग कहते हैं कि कुछ लोगों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक शूद्र जाति से बिलोंग करते थे, यानी शूद्र जाति के थे। और बहुत सारे साक्ष्यों के अनुसार ये भी पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय वंश के थे। तो डिफरेंट डिफरेंट साक्ष्य जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उनके हिसाब से जो तथ्यात्मक सही होगा सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करेंगे, या फिर जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसकी बात करेंगे। इसके बाद आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये है हमारा मौर्य साम्राज्य का नक्शा। इस मौर्य साम्राज्य के नक्शे से आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पे आप ये देखिए, ये रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन में कांधार से होते हुए, यानी यहाँ पे आप बात करूं अगर मैं, तो ये जो पर्टिकुलर रीजन दिखाई दे रहा है ईरान और फारस का, इस तरफ का, यहाँ से होते हुए यहाँ पर देखिए बंगाल तक का टोटल रीजन था। और इस तरफ में आपका पूरा कश्मीर का रीजन से लेके और दक्षिण में ये कर्नाटक तक का रीजन जो था वो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ये थे मौर्य साम्राज्य के बारे में छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हम टॉपिकों के वाइज डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित करके 322 ईस्वी पूर्व में, यानी कह सकते हैं 322 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठा। यानी आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर ये आपको पता करना हो कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन से सन में हुई, तो वो है 322 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के संबंध में
जो विद्वान थे वो एक मत नहीं थे। कुछ विद्वानों का ये कहना था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो शूद्र जाति से बिलोंग करते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था। ये खास करके ब्राह्मण साहित्य जैसे कि मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण आदि के आधार पर माना जाता था। बट अगर मैं बात करूं बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार ये था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो क्षत्रिय थे। और अगर मैं बात करूं तो अधिकांश जो विद्वान हैं वो इसी मत के साथ सहमत हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो एक क्षत्रिय थे। आप ये भी जानना जो जरूरी है, जो मेरे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि मौर्य डायनेस्टी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये एक ही पर्सन के तीन नाम है, या कह सकते हैं एक नाम और दो उपनाम है, जिनसे हम इसके बारे में जान सकते हैं, डिटेल जान सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य की माताजी का नाम मूरा था और वो एक दासी थी धना धनानंद के, या फिर कह सकते हैं नंद वंश के जो राजा थे, उनके जो साम्राज्य में एक दासी के तौर पर काम करती थी। इसके साथ ही साथ मैं अगर बात करूं तो जो बुद्धिस्ट और जैनिज्म की ट्रेडिशन है उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक क्षत्रिय थे। ठीक है। इसी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो साम्राज्य का विस्तार किया था वो उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर और पूर्व में बंगाल तक, उसके पश्चात उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, यानी आप कह सकते हैं मैसूर के आसपास के भाग तक का जो इसका फैलाव था वो था। इसके बाद में अगर आपको बताऊं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेल्यूकस निकेटर ने यहाँ पर सरेंडर किया हुआ है। तो इसको पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक संधि हुई और चंद्रगुप्त मौर्य को उसने 500 हाथी लेकर, यानी 500 हाथी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिए और इसके बदले में जो चंद्रगुप्त मौर्य को अरोस्किया यानी कांधार का एरिया, जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान का एरिया, या और उसके बाद से आप कह सकते हो काबुल का क्षेत्र जो कि उस समय सेल्यूकस निकेटर के अधीन थे, वो सब के सब किसको मिल गए? चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गए। और साथ ही साथ सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की जो शादी थी वो किसके साथ कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह भी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ हो गया। कुछ समय पश्चात की बात है जब सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक एम्बेसडर मेगास्थनीज को मौर्य कोर्ट में भेजा, यानी आप कह सकते हैं जो मेगास्थनीज है वो बहुत सारी जानकारियां, हमारे ट्रेडिशन, कोर्ट में आने का मतलब ये है कि बहुत सारे ट्रेडिशन, हमारे यहाँ का रहन सहन किस तरह का है, हमारी परंपराएं किस तरह की हैं, इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे हिंदुस्तान में आया। और उस समय आप कह सकते हैं कि ये जब हिंदुस्तान में आया तो इसने जब चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र को देखा तो इसने अपनी भाषा में उस पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा पॉलीब्रोथा नाम से प्रोनाउंस किया, या कह सकते हैं पॉलीब्रोथा नाम से संबोधित किया। ये जो पॉलीब्रोथा नाम से संबोधित किया ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये पूछता है कि सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा मौर्यन कोर्ट में। फिर उसके बाद से ये भी पूछा जाता है कि जो यूनानी राइटर्स थे उन्होंने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया। और इसके साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसने एक किताब भी लिखी, अपने जो वृतांत होता है, जो कह सकते हैं आपकी इसका एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से इसने एक किताब भी लिखी जिसका नाम लिखा इसने इंडिका, यानी इंडिका नाम की जो पुस्तक थी
वो किसने लिखी है? तो वो मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज किसका एम्बेसडर था? तो वो सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के कालखंड में यहाँ पर आया था। आप ये आपके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो साहगौरा ताम्रपत्र, खास करके ये गोरखपुर के आसपास के रीजन में आता है, जो साहगौरा ताम्रपत्र है तथा महास्थान अभिलेख है जो कि बांग्लादेश के आसपास है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर अभिलेख जो हैं वो बिंदुसार के पुत्र अशोक से संबंधित है, या फिर आप कह सकते हैं कि मौर्य एम्पायर के जो ज्यादातर या 100 में से 90 अभिलेख जो हैं वो आप ये समझ के चलिए कि वो अशोक से ही संबंधित है। लेकिन ये जो शाहगौरा का अभिलेख है, ताम्रपत्र जो कि गोरखपुर के आसपास है, तथा महास्थान अभिलेख इस समय जो है वो बांग्लादेश के पास एक बागोरा जिला है, वहां पर स्थित है। तो ये महास्थान अभिलेख और जो शाहगौरा ताम्रपत्र है, ये दोनों चंद्रगुप्त से संबंधित है। और ये अभिलेख जो है वो अकाल के समय, जब उस समय वहां पर अकाल हुआ था, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो अभिलेख होता है वो किसी न किसी विशेष परिस्थिति को दर्शाने के लिए ही बनाया जाता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उस ड्यूरेशन में एक ऐसा समय आया था जब वहां पर बहुत ज्यादा अकाल पड़ा हुआ था। तो अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंध में जो है ये विवरण देता है। उसके बाद की अगर मैं जानकारी दूं तो एक गुजरात के आसपास रुद्रदामन गिरनार का अभिलेख है, वहां उसका भी जो परिचय है वो चंद्रगुप्त मौर्य से ही है। आप अगर इसको जानना चाहें तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इस प्रदेश में जो पुष्यगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, उसने एक झील की निर्माण कराए थे। तो ये आपके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गिरनार का अभिलेख है उसके ही आसपास, यानी गुजरात के रीजन के आसपास ही चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। उसने एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये, पुष्यगुप्त किसका राज्यपाल था? तो पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। दूसरा अगर इंपॉर्टेंट चीज है तो ये है, पुष्यगुप्त ने कौन से झील का निर्माण कराया था? तो पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अगर मैं आपसे अंतिम बात करूं तो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनी अंतिम दिन है, यानी अपना जो मन, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, तो जैन धर्म को अपनाने की वजह से मरने से पहले उनको अपने सभी सुख वैभव का त्याग करना था। तो उन्होंने अपने सभी सुख और वैभव को त्याग करके कर्नाटक के जो एरिया है श्रवण बेलागोला, वहां पर उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया था। और अपने अंतिम दिनों में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो ये श्रवण बेलागोला में ही रहा करते थे, यानी यहीं पे उन्होंने अपने ही मरणासन को प्राप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका जो बेटा था बिंदुसार, ये उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार जो है वो आप कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल राजा था। अगर ये कह सकते हैं चंद्रगुप्त से कंपेयर करें तो चंद्रगुप्त के बराबरी का तो नहीं, बट फिर भी हाँ, उससे बहुत ज्यादा कम भी आप नहीं आंक सकते हैं बिंदुसार को। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो था वो बिंदुसार हुआ, जो 298 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अगर बिंदुसार की बात करें तो इसके लिए बहुत सारे नाम और उपनाम मिले हुए हैं। जैसे अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि जैन धर्म में बिंदुसार जो था उसको शिमशेन कहा जाता था। उसी तरीके से बिंदुसार का जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण नाम है वो है अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी जिसका जो मित्र नहीं हो उसका ये नाश कर देता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो ही इज नोन एज अमित्रोकेट्स। सो अमित्रोकेट्स या फिर अमित्रघात, यानी जिसका कोई शत्रु हो उसका ये विनाश कर देता है। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार अथवा मद्रसार के नाम से जाना जाता था।
ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि बिंदुसार को जो वायु पुराण है उसमें भद्रसार तथा मद्रसार इन नामों से जाना जाता था, और जैन ग्रंथ में सिंहसेन के नाम से, तथा इसके साथ ही साथ जो अमित्र घाट जो मैंने आपको अभी बताया उस नाम से भी जाना जाता था। और एक बात आप जान लीजिए कि स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का एक शासक था एंटियोकेस प्रथम, यानी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एंटियोकेस प्रथम, मैंने फर्स्ट लिखा हुआ भी है। एंटियोकेस प्रथम, उससे डायमेकस नाम का एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी स्ट्रेबो एक राइटर है, उन्होंने ये डिटेल दी हुई थी कि सीरिया का एक शासक था एंटियोकेस, जिसने डायमेकस नाम का एक राजदूत भेजा था, और वो जो डायमेकस नाम का राजदूत था वो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ये भी पता चलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए थे। यानी अगर आप बात करें तो बिंदुसार का जो शासनकाल था उस समय 2 विद्रोह हुए थे। इस विद्रोह के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले अपने जो उसका जो पहला पुत्र था सुशीम उसको भेजा था, लेकिन उससे जब बात नहीं बनी तो उसने अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा था। ये आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसके 2 ही पुत्र थे, इसके बहुत सारे पुत्र थे, क्योंकि बाद में पता चला था कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। तो ये आप समझिए कि जो बिंदुसार है उसके जो राजधानी थी तक्षशिला, उस पर, यानी राजधानी नहीं, उसके शासनकाल में जो तक्षशिला पे आक्रमण हुआ था उसमें उसने सबसे पहले सुशीम और बाद में उसने अशोक को भेजा था। और एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि जो हमने अभी पढ़ा एटिनोकेस वन, यानी एथिनिकस वन की जो हमने बात की, ये जो राजा थे इनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार होने के नाते बिंदुसार ने 3 चीजों की बात की थी, 3 चीजों की मांग की थी, जिसमें सबसे पहली मांग थी सूखी अंजीर, दूसरी मांग थी अंगूरी मदिरा, और जो तीसरी मांग थी वो थी सोफिस्ट यानी दार्शनिक की मांग थी। अब जो एंटियोकस वन थे इन्होंने इसकी 2 मांगे, यानी जो अंगूर की मदिरा थी और सूखी अंजीर थी ड्राई फ्रेक्स, ये दोनों मांग इसकी पूरी कर दी थी। बट उन्होंने उसकी जो तीसरी मांग थी दार्शनिक की वो नहीं पूरी कर पाए थे, क्योंकि उनके यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता था, इसीलिए वो इन्होंने ये देने से मना कर दिया था। उसके बाद की बात अगर मैं करूं तो मिस्र के एक शासक थे टॉलमी द्वितीय, जिन्होंने डायनोसिस नामक एक राजदूत जो था वो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के भी कालखंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आपको नोट करने के लिए वो ये थी कि इस कालखंड में भी चाणक्य ही प्रधानमंत्री थे। यानी आप कह सकते हैं कि चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद भी जीवित थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद भी बिंदुसार के रीजन में भी वो प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते थे। तो बिंदुसार के बारे में जो डिटेल थी वो मैंने आपसे डिस्कस की। बिंदुसार के बारे में जो डिटेल्स मैंने ओरली बताई हैं इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो मैंने रिटर्न में आपके सामने रखी हैं उसको भी मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। इंग्लिश में लिखने के पीछे रीजन मेरा ये था कि कुछ लोग को बहुत ज्यादा हिंदी वर्ड समझ में आते नहीं है, बट मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है ताकि जिन लोगों को हिंदी की जरूरत है वो अपना हिंदी में भी नोट्स को क्रिएट कर ले और उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। आज के लिए मैं एक टॉपिक और लूंगा। बिंदुसार के बाद जो उसका सक्सेसर था यानी जो उत्तराधिकारी था वो हुआ अशोक। अशोक जो था वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ये वन ऑफ द सन ऑफ बिंदुसार था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार के जो थे वो 100 पुत्र थे, और 100 पुत्रों में से एक अशोक भी था। और ये भी कहा जाता है कि बिंदुसार की ये इच्छा नहीं थी कि अशोक जो है वो राजा बने, बट क्योंकि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी थी तो बिंदुसार के बाद किसी और के पास ये ऑप्शन ही नहीं बचा था कि अशोक के अलावा कि वो राजा बने। तो इस तरह के इतिहास में डिटेल पता चलती है कि ये जो
बिंदुसार के बाद था वो अशोक किस तरीके से राजा बना। अच्छा, ये एक बात और भी है कि राजा बनने से पहले ये तक्षशिला और उज्जैन का वॉइसराय हुआ करता था, यानी गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, ये एक डिटेल है जो जानने लायक है। उसके बाद एक चीज और है कि ये जो मैंने आपको डिटेल बताया कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी और अपना बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध वो राजा बना था, ये जो जैन अनुश्रुति है इसके अनुसार ये डिटेल्स पता चलती है। ठीक है, और एक बात है जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा उपनामों से संबोधित किए जाने वाला कोई अगर राजा था तो वो था अशोक। अशोक के उपनामों की बात करें तो पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा जाता था, दीपवंश में उसे करमोली कहा जाता था, और राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के अभिलेख में, यानी जो मास्की के अभिलेख जो राज्याभिषेक के बाद उसने गढ़वाए थे, उसमें उसे बुद्ध साक्य भी कहा गया है। यानी अगर आपसे बात करूं तो देखिए उसका एक नाम बुद्ध साक्य भी है, और उसके बाद उसका एक नाम अशोक वर्धन भी है, दीपवंश भी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा उसके अभिलेखों में सामान्यतः दिखाई दिया है वो है देवना देवनाम प्रियदासी, यानी देवों को प्यारा, ऐसा व्यक्ति जो देवताओं को प्यारा हो उसे कहा जाता है देवना प्रियदासी। यानी देवना प्रियदासी जो आपको दिखाई दे रहा होगा ज्यादातर जगहों पर, वो इसलिए क्योंकि उसने अपने आप को ये उपाधि दे दी थी कि वो देवताओं को प्यारा है। ठीक है, उसका कई अभिलेखों से स्पष्ट हो जाता है कि उसका जो साम्राज्य है वो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में जो काठियावाड़ यानी गुजरात का जो रीजन है उससे लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो कल्हड़ की राज तरंगिणी थी, यानी कल्हड़ एक राइटर थे, उनकी जो एक पुस्तक थी जिसका नाम था राज तरंगिणी, उसके अनुसार ये पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। यानी जो कश्मीर का जो रीजन है उसमें भी अशोक का शासन था, और इसके अनुसार वहां उसने धर्मरण बिहार का निर्माण किया था और अशोकेश्वर नाम का एक मंदिर की स्थापना कराई थी, जो इस समय कश्मीर के श्रीनगर में अवेलेबल है, यानी अभी भी है। और नेपाल में जो नेपाल का रीजन है, क्योंकि ये भी उसकी सीमा में आता था, तो नेपाल में उसने एक देवपत्तन नामक नगर का भी स्थापना की थी। अगर उसके धार्मिक जीवनों की बात करें तो इतनी हत्याएं करने के बाद वो जाहिर सी बात है कोई बहुत बड़ा पुजारी तो हो नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये कहा जाता है कि जब उसने 260 बीसी पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा, यानी कलिंग के युद्ध के बाद उसके जो है वो मानसिक परिवर्तन हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि कलिंग के युद्ध के बाद उसके उसके दिमाग में ये चीज घूमने लगी कि ये जो चीज है, यानी ये जो हत्याएं वो कर रहा है या जो इतना रक्तपात वो कर रहा है वो अच्छी चीज नहीं है। तो उसके पश्चात उसने शुरुआत में ब्राह्मण धर्म को अनुयायी था, परंतु बाद में उसने बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। राज तरंगिणी यानी जो अभी मैंने बात की कल्हड़ की, उसके अनुसार अशोक ने शैव धर्म का अनुयायी था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र देवनाम प्रिय और प्रियदासी का ही कहा गया है, जिसके अर्थात देवताओं को प्रिय या फिर देखने में सुंदर। इससे उसके हिंदू धर्म में आस्था होने के भी प्रमाण मिलते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान तो होते नहीं है, तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में भी उसकी आस्था जो थी वो काफी ज्यादा थी। और अशोक ने जो था वो आजीविकाओं के रहने हेतु बराबर की जो पहाड़ियां हैं उसमें 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसका नाम लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चोपर, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी। ये उन ऋषि मुनियों के अनुसार से बनाई गई थी जो उसके आसपास के रीजन में रहते थे। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने
विभिन्न विभिन्न पुत्रों को जो है, या फिर कह सकते हैं पुत्रों के साथ साथ और भी जो लोग थे जो उससे रिलेटेड थे, उनको धर्म प्रचार के लिए भेजा गया था। वो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये उसने किसको कहाँ भेजा था। सबसे पहले बात करूं, उसने अपने एक पुत्र महेंद्र और अपनी एक पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। उसके साथ साथ उसने महारक्षित को यवन देश में, मक्षिम को हिमालयवर्ती प्रदेश में, महादेव को मैसूर के रीजन में, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में, सोना तथा उत्तरा को स्वर्ण भूमि में, और मगजांतिक को कश्मीर तथा कंधार के रीजन ने भेजा था। वापस से मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, महेंद्र को और संघमित्रा को उसने श्रीलंका, ये एग्जामिनेशन में पूछता भी है। महारक्षित को उसने यवन देश में, मक्षिम को उसने हिमालयवर्ती देश में, महादेव को उसने महिषमंडल यानी मैसूर के रीजन में, महाधर्म रक्षित को उसने महाराष्ट्र में, सोना तथा उत्तरा को सुवर्ण भूमि में, और मक्षांतिक को उसने कश्मीर तथा कांधार के रीजन के पास भेजा था। इसके साथ साथ मैं अगर और एक डिस्कशन कर लूं आज के लिए, तो मैं नेम्स एंड टाइटल्स ऑफ अशोक की बात करूं, यानी उसको जो उसके जो विभिन्न विभिन्न शिलालेख थे उस पे उसने क्या क्या नाम अंकित कराए थे। मस्की माइनर रॉक एडिक्ट, अभी मैंने आपसे बताया कि जो उसका राज्याभिषेक था उस समय जो शिलालेख यूज किया गया था उसका नाम था मस्की माइनर रॉक एडिक्ट, उसमें उसका नाम था अशोक। उसके बाद पुराण में उसका नाम था अशोक वर्धन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में उसने कहा था कि उसका नाम अशोक मौर्य है, यानी उसने कहा था, इसका मतलब ये है कि जो नाम अंकित था वो था अशोक मौर्य। कांधार इंस्क्रिप्शन में प्रियदासी, यानी जो भगवान को प्रिय हो। फिर बार्बर हिल के इंक्रिप्शन में जो हिमालय के रीजन में था, वहां पे प्रियदासी राजा। भाबरू के हिल केव्स में जो उनका इंस्क्रिप्शन था वो था प्रियदासी राजा मगध। और निट्टूर यानी जो साउथ इंडिया के रीजन में उसका जो इंस्क्रिप्शन था उसमें उसका नाम था राज अशोका। इसके साथ साथ हम अभी जो आगे डिस्कशन करने वाले हैं वो है अशोक के धम्म, अशोक के अभिलेख, अशोक का मूल्यांकन तथा अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक जो था वो आप ये कह सकते हैं कि सबसे प्रभावशाली राजाओं में से एक था मौर्य साम्राज्य के। और आप ये भी कह सकते हैं कि अशोक के बाद के उत्तराधिकारियों में जो था वो कुछ इतना ज्यादा प्रभावशाली या इतने ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ आपको दिखाई नहीं देंगे। अशोक के शुरुआत की जो चीजें थी उसके बाद से उसने जो अपना 261 बीसी में 260 बीसी में कलिंग के युद्ध के बाद जो अपना धर्म परिवर्तन, अपना मनोवृत्ति का परिवर्तन किया था, उसके बाद से उसकी जो मनोदशा थी वो एक धर्म परायण की हो गई थी। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि शुरुआत के दिनों में उसने भी काफी हत्याएं और साथ ही साथ अपने भाइयों के साथ विद्रोह जैसे काफी चीजें की थी, जिसके बाद से वो राजा बना हुआ था। ठीक है, तो आज के लेसन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप यहाँ तक मैंने जो चीजें ओरली बताई उसमें से भी सभी चीजों को, या जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, मैंने अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो सभी ओरली ही बताई हुई हैं और रिटर्न में भी दी हुई हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसमें से अपने हिसाब से नोट करके नोट बना लीजिए। और इसके बाद से जो है मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2 मैं कल आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको आने वाले सिनेरियोस के बारे में अशोक के और डिटेल्स दूंगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस समय व्यापार की क्या व्यवस्था थी, गुप्तचर की क्या व्यवस्था थी, न्याय की क्या व्यवस्था थी, या फिर आप कह सकते हैं कि उस समय सैन्य व्यवस्था क्या थी, और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का ये मेरा पार्ट 1 था। होप यू विल लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।